भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। हैज पाकिस्तान लॉस्ट बांग्लादेश अगेन टू इंडिया? और क्या जो एक्स इनके एडवाइजर थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर घुसाने की कोशिश की थी, उसमें वो कितने कामयाब हुए और कितने फेल हुए, और उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए थे, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये दोनों टॉपिक्स एक जगह जाके मिलते हैं, और वो है बांग्लादेश का इलेक्शन। और इलेक्शन कौन सा? सेकंड इलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो इलेक्शन हुए हैं बांग्लादेश में, आपको पता है कि उसके अंदर जो सेकंड पार्ट था वो था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल क्या है, इसके पहले हम बात करते हैं इलेक्शंस की। जो 12 फरवरी को इलेक्शन हुए बांग्लादेश में, और जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी वो 209 सीट्स लेके जीत गई। देखिए, बांग्लादेश की असेंबली में पूरे जो सीट्स होती हैं वो 350 में 50 सीट्स रिजर्व होती हैं लेडीज के लिए, उन पे इलेक्शन नहीं होते। और जो पार्टी जीतती है उस प्रोपोर्शन में उनको सीट्स अलॉट कर दी जाती हैं, और वो फिर वहां की लेडीज को अलॉट कर देते हैं सीट्स। 3 पे इलेक्शन नहीं हुआ, और 297 सीट्स जो टोटल थी उनमें इलेक्शन हुआ, जिसमें कि 209 सीट जीती बीएनपी ने और आवामी लीग ने जीती 77। और जो स्टूडेंट्स की पार्टी थी, जिन्होंने की शेख हसीना को एक तरीके से बांग्लादेश से बाहर निकाल के फेंक दिया, पूरी अराजकता करा दी कंट्री में, उनको केवल 6 सीट्स मिली। इसका मतलब है कि एक पहला पॉइंट सबसे बड़ा कि बांग्लादेश की जनता ने आतंकवाद को निकारा है, नो बोला है, बिग नो। और आपने देखा होगा कि काफी 20 करीब हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, लेकिन सब हुई इलेक्शन के पहले। और जिस दिन बीएनपी इलेक्शन जीत गया उसके बाद से ऐसी एक घटना भी हमारे सामने नहीं आई। चलिए दोस्तों, अब क्या हुआ, मोहम्मद यूनुस ने बड़ा ट्राई किया था कि यार मैं इररेलेवेंट ना हो जाऊं, मैं रेलिवेंट रहूं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने कहा ठीक है, जो असेंबली इलेक्शंस होता है वो होगा, और साथ में उन्होंने दूसरा इलेक्शन करवाया, उसको कहते हैं रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या है कि हम जो देश का कानून है उसमें हम बदलाव करेंगे। और बदलाव की जो मेन चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो उसकी मेन ये है कि कुछ पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ से निकल के प्रेसिडेंट के हाथ में चले जाए। और मोहम्मद यूनुस सोच रहे थे कि मैं बन जाऊंगा प्रेसिडेंट। जब मोहम्मद यूनुस प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो अमेरिका के हितों को और पाकिस्तान के भी हितों को, दोनों को वो कायम रख सकेंगे। ये सोच के ये इलेक्शंस हुए थे। उनको ये पता नहीं था कि जो रहमान साहब है, खालिदा जिया के बेटे, वो कुछ और ही सोच के बैठे थे। उनकी पार्टी कुछ और ही सोच के बैठी थी, और उनको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिल रहे थे इसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया ने अपने ऑब्जर्वर्स नहीं भेजे थे। अगर इंडियन अपने ऑब्जर्वर भेजता बांग्लादेश, तो वहां पे एंटी इंडिया ऐसी लहर चलती कि, और उससे क्या होता, बीएनपी इल इफेक्ट होती, उसको नुकसान होता। इसलिए एक तरीके से बीएनपी का फायदा करने के लिए इंडिया ने अपने ऑब्जर्वर्स नहीं भेजे। अच्छा, अब रहमान साहब ने क्या किया, उन्होंने पहले तो कहा ठीक है, हाँ सब रिफरेंडम करा लो, कुछ भी सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इसकी हम कोई शपथ नहीं लेंगे। 2 शपथ होनी थी, पहला असेंबली के लिए और उसके दूसरा सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक कसम खाते कि हम जो है 180 दिनों के अंदर में हम रिफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा जी हम ऐसी कोई शपथ लेते ही नहीं। अब जब बंदा एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसकी कसम खा ली, तो वो तो देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब आगे के डिसीजन उसको लेने हैं, और यहां भाई साहब यूनुस मात खा गए, इंडिया से भी और बांग्लादेश की जनता से भी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट से भी। उन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसी कोई काउंसिल का प्रावधान अभी नहीं है। और जो बीएनपी के एक नेता है, उनका नाम है शहाबुद्दीन अहमद, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि भैया हम ऐसी कोई शपथ नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट का है, और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है, मतलब शपथ लेना नहीं। वो कहते हैं कि आप पूरा सिस्टम कैसे बदल सकते हो, जुडिशरी को कैसे चेंज कर सकते हो, आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 180 दिन में कैसे चेंज कर सकते हो। तो हम नहीं करेंगे, हम इस पे
विचार करेंगे। अच्छा, अब जमात इस्लामी जो है वो तो खैर खा के बैठी हुई है कि यार हम तो हार गए, हमने तो सोचा था पाकिस्तान के सपोर्ट से हम आ जाएंगे, सीआईए के सपोर्ट से आ जाएंगे, लेकिन उनकी हो गई किरकिरी, वो हार गए, स्टूडेंट यूनियन फिर हार गई। जमात ने कहा साहब जब तक संविधान में सुधार नहीं होता है तो हम शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा मत लो, और स्टूडेंट यूनियन ने भी शपथ नहीं ली और जमात इस्लामी ने भी शपथ नहीं ली। अबे है कितने तुम्हारे 77। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और बता दूं आपको, ये आवामी लीग, उन्होंने इसमें इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया था, नेचुरल है, और पार्ट नहीं क्या लिया था, उनको बार कर दिया गया था लेने के लिए। तो क्या हुआ, क्योंकि बीएनपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए कहते हैं टोटल बांग्लादेश में आवामी लीग की जो पॉपुलरिटी है, जो वोट बैंक था, वो 30% था। 30% में 15% ने बीएनपी को वोट कर दिया और 15% ने उनको वोट किया जिसमें कहते हैं कि हमको कोई नहीं चाहिए, नोटा जैसा होता है, वहां पे भी एक है नोटा। तो उन्होंने 15% ने किया। इसका मतलब है कि 15% जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे उन्होंने बीएनपी को वोट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। अच्छा, अब मैं जैसे पहले बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इसके आधार पे इन्होंने ये बताया था कि देखिए ऐसा है कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा वो 180 दिन तक केवल कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमीशन की तरह ही काम करेगी, बस इससे आगे वो काम नहीं करेगी, और 180 दिन के बाद वो सुधार करके लाएगी। अच्छा, सुधार में क्या क्या था? सुधार में फाइनल ड्राफ्ट अभी तक आया नहीं था। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसकी जो बहुत शक्तियां हैं उसको कम करना, और जो और इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, उनको पावर बढ़ाना, उनकी पावर बढ़ाना। दूसरा, ये जो इलेक्शन कमीशन है उसको स्वतंत्र करना, नेचुरल है, पारदर्शी एक तरीके का मतदान की जो प्रतिक्रिया है उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना, जिससे कि जो पूरा चुनाव है वो ज्यादा विश्वसनीय हो जाए। और इसके अलावा एक चीज और सुनिए, केयर टेकर गवर्नमेंट का जो ये सिस्टम था, इस पे पुनर्विचार करना कि क्या ये दोबारा लाया जा सकता है, और लाया जा सकता है तो किन सिचुएशन और किस आधार पे लाया जा सकता है, ये भी एक था। दूसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होते हैं कि ये कोई स्टेशनल पॉइंट्स है, प्रेस की स्वतंत्रता है, राजनीतिक विरोध की जो है उनको एक सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है, और ये डिजिटल जो आपके अधिकार हैं उसकी बात की थी, ऐसे इन्होंने कई किया गया था। दूसरा, अब इन्होंने कहा था कि जो भी राजनीतिक कदम होते हैं, आप क्या करते हैं कि किसी को लेके, जैसे पाकिस्तान में आप देखिए कि इमरान खान जेल में ही है, जो वहां पे अपोजिशन में होता है वो जेल में होता है। इसी तरीके से बांग्लादेश में भी यही था। ये जो मैडम थी जिया, वो कितने सालों साल जेल में रही, और अब ये जो खालिदा जिया थी वो कितने सालों जेल में रही हैं। और अब आप जितने अपोजिशन लीडर्स होंगे आप देखिएगा उनका क्या हाल होने वाला है। तो वो कह रहे थे कि भैया हमको सिक्योरिटी दी जाए, ऐसा ना करो कि जो भी अपोजिशन में है उसको डाल दिया जाए, ठीक है, और आप जो आपके अधिकार है उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, जो लोकल बॉडीज हैं उनको अपनी पावर्स ट्रांसमिट करो। तो ये भी इसमें था। और दूसरा कि आप जो वहां पे आर्मी है, ये बहुत अच्छा है, ये आर्मी और नागरिक प्रशासन जो है उसकी जो भूमिका है वो बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूं कि ये पार्ट ऑफ रेफरेंडम पाकिस्तान में भी आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आर्थिक पारदर्शिता, कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मोहम्मद यूनुस अभी गए हैं और वो ये अमेरिका के साथ कोई डील साइन करके गए हैं, वो कहते हैं कि जी वो एनडीए है और उसको हम छुपा के रखेंगे, जब गवर्नमेंट नहीं आएगी तो उसको बाहर निकालेगी, उसके पहले हम नहीं छू सकते, उसको देख भी नहीं सकते उसको। तो कहते हैं ऐसा कोई ना करो, ओपन करो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि ये कुछ पॉइंट्स थे कि आर्थिक जैसे पारदर्शिता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें दिए गए थे, और नेचुरल है कि बीएनपी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनकी पावर कम हो जाती, उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, और साथ में जो मोहम्मद यूनुस है हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाते, और अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते तो वो कभी भी रेफरेंडम ला सकते थे, कभी भी, जैसे अपना जो आर्टिफिशियल सेटअप मैं कहूंगा वो था, दोबारा ला सकते थे। इसलिए उन्होंने मना किया इसको। अब इन्होंने कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, दो निशाने जो तारिक अनवर ने, तारिक रहमान जी ने मारे, वो कैसे मारे? एक तो मोहम्मद यूनुस की पावर खत्म कर दी, और इसलिए मोहम्मद यूनुस ने रिजाइन किया और वो भाग गया बांग्लादेश से। तो उसने कहा कोई चक्कर नहीं है भाई साहब,
कि आपको दोबारा पावर दे दी जाए। और दूसरा, जो अपोजिशन है वो इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि गवर्नेंस ही ना हो पाए। बांग्लादेश में आपने देख लिया कि अगर किसी की गवर्नमेंट गवर्नमेंट गिरानी है तो 1 लाख स्टूडेंट आ जाए, गवर्नमेंट डूब जाती है। और ये प्रेसिडेंट हुआ है पहले, आपने देखा 2 साल पहले क्या हुआ। तो कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, इसके लिए ज्यादातर पावर जो है वो सेंट्रलाइज करना जरूरी समझा तारिक रहमान ने। अब आपको पता है आउट ऑफ कि तारिक रहमान है कौन? ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी खालिदा जिया, उनके बेटे हैं, जिनका अभी देहांत हुआ है 2025 में दिसंबर में। और इनके जो फादर थे जनरल जियाउर रहमान, वो भी देश के बहुत बड़े नेता रह चुके हैं। और ये 17 साल थे यूके में थे, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। ये तो होता ही है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो जब देखा कि यहां पे अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश में, तो ये 17 साल के बाद आ गए बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और ये भी कहते हैं कि आई मीन ही इज नॉट वेरी एजुकेटेड, ही इज ओनली 10th क्लास पास। और पॉलिटिक्स में उनको कोई ज्यादा अनुभव भी नहीं है, क्योंकि वो यहां पे जो ये इनकी जो मदर जब प्राइम मिनिस्टर थी, सो ये कॉनवॉय की तरह यूज करते थे। ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं। लेन देन इधर उधर, समझ रहे हैं ना आप, ये सब काम इनके हाथ था। तो इनके पास कोई डायरेक्ट ऐसा अनुभव नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, ये भी एक पॉइंट है। और इसलिए ये ज्यादा बच के चलेंगे पाकिस्तान जैसी कंट्री को अगेंस्ट में कि। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर तारिक रहमान की गवर्नमेंट पहले आ जाती तो आज बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल रहा होता, जो T20 का वर्ल्ड कप चल रहा है वो, क्योंकि ये रैशनल गवर्नमेंट है, रैशनल है। अच्छा, अब देखिए इसमें इवन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इनवाइट किया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन मोदी जी नहीं जा पाए क्योंकि यहाँ पे AI कॉन्फ्रेंस चल रही है। और दूसरा ये फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो इंडिया में थे, उनके साथ मीटिंग्स थी 17 को मुंबई में, तो वो नहीं आ सकते थे। एंड आई थिंक उनको भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोदी जी टू कम ओवर देयर। अगर ये नहीं होता तो शायद फिर भी नहीं जाते वो, लेकिन तब क्या बोलते वो आई एम नॉट श्योर। और तो वो नहीं गए, और उनकी जगह आपको पता है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए थे और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, ये दोनों गए थे। और ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा किया इंडिया ने कि अपना रिप्रेजेंटेशन रखा। अच्छा, अब देखिए आते हैं कि इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पहले ओवरऑल पॉइंट्स देखते हैं। BNP का अगर आप हिस्टोरिकल रुख देखेंगे तो आपको एंटी इंडिया नजर आएगा, क्योंकि जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी अवामी लीग की, वो बहुत ज्यादा प्रो इंडिया थी। बट नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट, अवामी लीग है ही नहीं। शेख हसीना इंडिया में है और उनके एक मिनिस्टर ने बांग्लादेश में ऑलरेडी कहा है, होम मिनिस्टर ने, कि हमारे इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसका इंडिया में एक्स प्राइम मिनिस्टर का रहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हम उससे अलग हटके भी अपने रिलेशंस मेंटेन करेंगे, कि दिस इज नॉट द ओनली थिंग कि आपने जो इनको जगह दे रखी है इंडिया में शेख हसीना को, आप उनको पहले हमको सौंपिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान बोलता है कि आप 370 पहले हटाइए, उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब 370 लगाइए, माफ कीजिएगा, तब हम बात करेंगे। तो वैसे इन्होंने कोई शर्त रखी नहीं है, जो कि इलेक्शन के पहले एक उनकी शर्त थी। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो बहुत, आप इसे कहिए संतुलित होगी। उन्होंने पहले बोला है कि हमारे लिए सब कंट्रीज बराबर हैं एंड बांग्लादेश फर्स्ट, मेक बांग्लादेश ग्रेट अगेन वाली बात है उनकी, ये बात बिल्कुल सही है। और वो कभी भी इंडिया के साथ दुश्मनी करके नहीं कर सकती थी। लेकिन जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था वो ये नहीं था। दूसरा, चीन के साथ इनके सहयोग बहुत ज्यादा थे पहले, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ इनका सहयोग बहुत ज्यादा था BNP का। अब तो मुस्लिम कंट्री मुंह नहीं लगाती, तो वो कहां कर जाएंगे, वो पाकिस्तान छोड़ के वो अब इंडिया की साइड ही आएंगे, और कहां जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के दिन में इनका जो मूल है वो इंडिया विरोध नहीं है। इलेक्शन चाहे जीते हो एंटी इंडिया रेटरिक पे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद एक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं आया जो एंटी इंडिया हो।
जबकि उन्होंने ये हमेशा कहा है कि हम इंडिया के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ चलना चाहते हैं, और इसलिए पीएम मोदी को उन्होंने इनवाइट किया था। अब इंडिया के लिए क्या क्या अवसर हो सकते हैं? देखिए, उनकी पूरी टेक्सटाइल सप्लाई चेन वो इंडिया के हाथ में है। एनर्जी में कॉपरेशन हो सकता है। कनेक्टिविटी आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जो ईस्टर्न हमारा पोर्शन है वहां से ट्रांजिट, सेवन सिस्टर्स जो बोलते हैं। अब सेवन सिस्टर्स के बारे में यूनुस ने क्या बोला है आपको पता है कि उसको तो वो तो मानते नहीं कि वो इंडिया का पार्ट है। अच्छा, उसके अलावा भारत के लिए जो अवसर है वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो है आतंकवाद का रोकथाम। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ये कोशिश कर रहा था कि नेपाल के थ्रू और बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराए, तो उसमें जरूर रोकथाम होगी। और इसीलिए क्या होगा, सीमा का प्रबंधन भी होगा। आप अच्छी तरीके से सीमा को प्रबंध कर सकते हैं। और जो एक तरीके से तस्करी होती थी, और यहां पे तस्करी का ह्यूमन तस्करी भी कह सकते हैं, ठीक है, उसमें रोकथाम 100% होगी। क्योंकि बांग्लादेश को एक संतुलन चाहिए, उनके लिए भारत एक आवश्यकता है आज के दिन में। अगर उन्होंने एंटी इंडिया रेटरिक नहीं पाला तो इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए बन जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि एक भी ऐसा संकेत नहीं है कि जैसे कि उन्होंने बोला हो कि हम रेटरिक उनका एंटी इंडिया हो गया। और आप ये देखिए, अगले 6 महीने में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या संकेत होंगे। सबसे पहला, कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन है वो बढ़ेगा। आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये इंडिकेशन है कि बांग्लादेश और इंडिया के संबंध अच्छे हो रहे हैं। राजनीतिक का जो जो भी कंसल्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। और आपका, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज महंगाई है, रोजगार है और निवेश है। अगर तीनों चीज नहीं होगी तो बांग्लादेश विल डूम, जैसा कि वो नीचे जा रहा है। तो इन तीनों चीजों के लिए उनको भारत की जरूरत होगी, चाहे उसके साथ उनको पाकिस्तान की जरूरत हो। लेकिन उनको मल्टी लेवल पे, मल्टी वेक्टर पे डिप्लोमेसी करनी होगी। तभी भारत भी, चीन भी और वेस्ट भी, और एक तरीके से जो आपका इस्लामिक दुनिया है वो उनके साथ आएगी। और अगर ये सब चीजें होती हैं तो नेचुरल है कि जो उनका लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत होगा। आपका फॉरेन का इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ेगा। और जो भी हो, भारत के लिए एक स्थिर पड़ोसी होगा। और सबसे पहले जो जल संधि है उसमें भी वो चाहेगा कि यार कुछ फेरबदल ना हो, वैसे ही चले जैसे चलती रहेगी, जो कि मार्च 2026 में खत्म हो रही है। उसको रिवैलिडेशन करना है और इंडिया चाहता है कि उसको दोबारा करे। तो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि ये इंडिया के लिए थोड़ी सी मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है। बट फाइनली हमको कुछ महीने वेट करके देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे जाके काम करते हैं, पाकिस्तान के साथ किस लेवल पे इंटरेक्शन इनका होता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ा तो इंडिया के साथ नेचुरल है कि वो कम होगा। और अगर उन्होंने एक सामनता लाने की कोशिश की दोनों कंट्री के बीच में, देन आई थिंक कि जो एक कन्वर्सेशन है दो कंट्रियों के बीच में वो आगे बढ़ेगी। और जो यूनुस चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बनके और वो पाकिस्तान को घुसा दे अंदर और इंडिया को दुखी कर दे बेसिकली, वो अब नहीं कर पाएंगे। वो तो दैट इज अ गॉन केस नाउ। स्टूडेंट्स जो कि एक इस्लामिक आतंकवाद मैं कहूंगा उसके अंतर्गत काम कर रहे थे, हिंदुओं का मर्डर कर रहे थे, वो अब नहीं कर पाएंगे। और जमाते इस्लामी जो कि शुरू से ही विद पाकिस्तान थी, उनको तो बंटवारा ही पसंद नहीं था। दे वर विद पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1971। तो वो तो एंटी इंडिया होगा ही होगा। आज वो एंटी गवर्नमेंट भी है, समझ रहे हैं आप। सो इट इज वन वे, इट इज वेरी गुड फॉर इंडिया। तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन ऐसी लगती है कि वी हैव टू जस्ट वेट फॉर 2 और 3 4 मंथ्स टू सी हाउ द थिंग गोस और ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि द रिलेशंस बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया आर गोइंग टू इंप्रूव ए बिट। इतने फास्ट नहीं होगी जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी जो बीएनपी का एक रुख था इंडिया के प्रति पहले आवामी लीग के वक्त में, उससे जरूर चेंज होगा और काफी चेंज होगा। बिकॉज आवामी लीग एंड बीएनपी बोथ आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टीज, और दोनों ही पार्टी ऐसी हैं जो कि जनता का वोट लेके आती हैं। और जनता का रुख आपको अब तो
सर्वविदित है कि जहां स्टूडेंट्स यूनियन के केवल 6 बंदे जीते हैं और अवामी लीग जो कि सोच रही थी कि वो बांग्लादेश पे राज करेगी, इवन पाकिस्तान सोच रहा था कि वो बांग्लादेश पे राज करेंगे, वो 77 सीट पे सिमट के रह गई है। तो एक ओवरवेलमिंग जो विक्ट्री है बीएनपी की, दैट शोज दैट बांग्लादेश हैज चूजन द राइट पाथ। और इंडिया के लिए ये पाथ कितना अच्छा होता है, जस्ट टाइम विल टेल। नॉट 5 6 7 years, जस्ट 5 6 7 months। आपका क्या विचार है इसके बारे में दोस्तों? आप अपने विचारों को जरूर बताइएगा और अपने कमेंट में लिखिएगा कि जो मेरी थिंकिंग है वो ठीक है या इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।